तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की पेशकश इंटरमीडिएट साल दुवम उर्दू बराए ज़बान दुवम मियार अदब वीडियो सबक। हिस्सा नस्र मौजू अफसाना मंजूर सआदत हसन मंटो। तफीमस डॉक्टर शेख नियाजुद्दीन साबरी, गेस्ट लेक्चरर उर्दू, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज जकूर, महबूब नगर। प्यारे बच्चों, सआदत हसन मंटो के अफसाने मंजूर के इस वीडियो सबक में मैं आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अफसाने की शुरुआत से पहले आइए हम जानते हैं कि अफसाने की तारीफ क्या है। अफसाना एक नसरी तहरीर है जिसमें हकीकी जिंदगी के किसी एक वाक़ये को दिलचस्प अंदाज में बयान किया जाता है। दास्तान और नावल में भी कहानी होती है, लेकिन वो तवील होती है, जबकि अफसाना मुख्तसर होता है, जिसे एक ही नशिस्त यानी एक ही बैठक में पढ़ा जा सकता है। उर्दू के पहले अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद हैं। इनके अलावा कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, सआदत हसन मंटो और इस्मत चुगताई वगैरह मशहूर अफसाना निगार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफसाने की शुरुआत से पहले सआदत हसन मंटो का तारुफ जानते हैं। सआदत हसन मंटो 11 मई 1912 ईस्वी को सिमराला जिला लुधियाना पंजाब में पैदा हुए। मंटो इनका खानदानी नाम था। इनके वालिद गुलाम हसन मंटो कश्मीरी पंडित थे। इनकी इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई। बाद में MAO मिडिल स्कूल में दाखिल किए गए, लेकिन तालीम में इनका दिल नहीं लगता था। मैट्रिक के इम्तिहान में 3 मरतबा फेल होने के बाद उन्होंने 1931 ईस्वी में ये इम्तिहान पास किया, जिसके बाद हिंदू सभा कॉलेज में FA में दाखिला लिया, लेकिन नाकाम रहे। आला तालीम के लिए जामे अलीगढ़ में शरीक हुए, लेकिन यहाँ भी वो नाकाम ही रहे। मुलाजिमत के सिलसिले में बम्बई गए, फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हुए, फिल्मों के लिए कहानियां लिखी और फिल्में भी बनाई। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हुए। इनका पहला अफसाना तमाशा अमृतसर के हफ्त रोजा खल्क में शाये हुआ। सआदत हसन मंटो एक बुलंद भाई अफसाना निगार थे। उनके यहाँ अफसानों के उम्दा फनी नमूने मिलते हैं। उन्होंने अफसाने की जबान को तकल्लुफ से आज़ाद किया और उर्दू अफसाने को एक नई राह दिखाई। दुनिया के गुमराह और मनफी किरदार के हामिल लोगों को अपने अफसानों में जगह दी, समाज इस्लाह की कोशिश की। टोबा टेक सिंह, खोल दो, ठंडा गोश्त, धुआं, बू, हतक और बाबू गोपीनाथ इनके मशहूर अफसाने हैं। इनके जुमला 27 अफसानवी मजमूए शाये हो चुके हैं, जिनमें धुआं, नमरूद की खुदाई, शैतान, काली शलवार, ठंडा गोश्त, सियाह हाशिए और लज्जत संग मशहूर हैं। 18 जनवरी 1955 ईस्वी को 43 साल की उम्र में लाहौर में सआदत हसन मंटो का इंतकाल हुआ। 2013 ईस्वी में बाद अज मर्ग हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें निशान इम्तियाज के एजाज से नवाजा। बच्चों, आइए अब हम अफसाना मंजूर की शुरुआत करते हैं। ये कहानी दरअसल एक 9-10 बरस के लड़के मंजूर की है। तो जो दवाखाने में जेर इलाज है, उसके धड़ का निचला हिस्सा मफलूज हो गया है। वहाँ उसी दवाखाने में एक और लड़का जो 20 साल का है, उसका नाम अख्तर है, वो भी जेर इलाज है, जिसको दिल की बीमारी है। मंजूर अख्तर के लिए दुआ करता है, जो कबूल हो जाती है, जबकि मंजूर इंतकाल कर जाता है। चलिए अफसाने की शुरुआत करते हैं। जब इसे अस्पताल में दाखिल किया गया तो इसकी हालत बहुत खराब थी। रात इसे ऑक्सीजन पर रखा गया। जो नर्स ड्यूटी पर थी, इसका ख्याल था कि नया मरीज सुबह से पहले पहले मर जाएगा। इसकी नब्ज की रफ्तार गैर यकीनी थी, कभी जोर जोर से फड़फड़ाती और कभी लंबे लंबे वक्फों के बाद चलती थी। पसीने में इसका बदन शराबोर था। एक लहजे के लिए भी इसे चैन नहीं मिलता था, कभी इस करवट कभी उस करवट। जब घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती तो उठकर बैठ जाता और लंबी लंबी सांस लेने लगता। रंग इसका हल्दी के गाभे की तरह जर्द था। आंखें अंदर धसी हुई, नाक का बासा बर्फ की डली, सारे बदन पर आशा था। बच्चों, यहाँ मंटो लिखते हैं कि अस्पताल में दाखिल किया गया अख्तर को, जिसकी हालत बहुत खराब थी, उसे ऑक्सीजन दी जा रही थी और उसकी नब्ज की रफ्तार बहुत गैर यकीनी थी। पसीने में उसका बदन भीग चुका था, उसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो चुका था, आंखें अंदर धसी हुई थी और सारा बदन कांप रहा था। आगे लिखते हैं, सारी रात उसने बड़े शदीद कर्ब में काटी, यानी दर्द में काटी। ऑक्सीजन बराबर दी जा रही थी। सुबह हुई तो उसे किसी कदर अफाका हुआ और वो निढाल होकर सो गया। इसके 2-3 अजीज आए, कुछ देर बैठे रहे और चले गए। डॉक्टरों ने उन्हें बता दिया कि मरीज को दिल का आर्जा है, जिसे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये बहुत मुहलिक होता है। बच्चों, जब अख्तर को दवाखाने में शरीक किया, उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन बाद में
सुबह के वक्त उसके हालत में कुछ सुधार हुआ। उसके कुछ दोस्त आए जिन्हें डॉक्टरों ने बताया कि इसको दिल का मर्ज है जिसे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। ये एक दिल की बीमारी है जिसमें रगों में खून जम जाने की वजह से खून का मुनासिब मकदार तक दिल तक नहीं पहुंचने की वजह से ये बीमारी होती है और दिल का दौरा पड़ने का भी इम्कान होता है। आगे लिखते हैं, जब वो उठा तो उसको टीके लगा दिए गए यानी इंजेक्शन लगा दिए गए। इसके बदन में बदस्तूर मीठा मीठा दर्द हो रहा था। शानों के पट्टे अकड़े हुए थे जैसे रात भर कोई इनको कूदता रहा है। जिस्म की बोटी बोटी दुख रही थी मगर नाखहत के पास वो बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस नहीं कर रहा था। वैसे इसको यकीन था कि इसकी मौत दूर नहीं, आज नहीं तो कल जरूर मर जाएगा। इसकी उम्र 20 के करीब थी। इन वर्षों में इसने कोई ऐसी राहत नहीं देखी थी जो उस वक्त में उसे याद आती और इसकी सोहबत में इजाफा करती। इसके माँ बाप इसको बचपन ही में दाग़े मफारिकत दे गए थे। मालूम नहीं इसकी परवरिश किस खास शख्स ने की थी। बस वो ऐसे ही इधर उधर की ठोकरें खाता इस उम्र तक पहुंच गया था और एक कारखाने में मुलाजिम होकर 25 रुपए माहवार पर इंतहा दर्जे की इफलाज़ादा जिंदगी गुजार रहा था। बच्चों यहाँ मंटो लिखते हैं अख्तर के ताल्लुक से कि उसकी उम्र 20 के करीब थी। उसको उस वक्त कोई एक ऐसा वाक़या याद नहीं आ रहा था जो कि तकलीफ में कोई राहत उसको मैसर करा सके। उसके माँ बाप भी उसको बचपन में छोड़कर जा चुके थे। बस वो ऐसे ही बड़ा हो गया और एक कारखाने में काम कर रहा था। आगे लिखते हैं, दिल में टेंशन ना उठती यानी तकलीफ ना होती तो वो अपनी तंदुरुस्ती और बीमारी में कोई नुमाया फर्क महसूस ना करता, क्योंकि सेहत इसकी कभी अच्छी नहीं थी। कोई ना कोई आर्जा इसे जरूर लाहक रहता था। शाम तक उसे 4 टीके लग चुके थे, ऑक्सीजन हटा ली गई थी। दिल का दर्द किसी कदर कम था इसलिए वो होश में था और अपनी गर्दोपेश का जायजा ले सकता था। वो एक बहुत बड़े वार्ड में था जिसमें इसकी तरह और कई मरीज लोहे की चारपाइयों पर लेटे हुए थे। नर्सें अपने काम में मशगूल थीं। इसके दाहिने हाथ 9-10 बरस का एक लड़का कंबल में लिपटा हुआ इसकी तरफ देख रहा था। इसका चेहरा टिमटिमा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, लड़के ने बड़े प्यार से कहा। नए मरीज ने इसके प्यार भरे लहजे से मुतासिर होकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। लड़के ने कंबल में करवट बदली, भाईजान अब आपकी तबीयत कैसी है? नए मरीज ने इख्तिसार से कहा, अल्लाह का शुक्र है। बच्चों यहाँ पर मंटो लिखते हैं कि दिल में अगर तकलीफ ना होती अख्तर को तो शायद उसको पता नहीं चलता था कि इसको बीमारी है। लेकिन जब उसकी हालत में सुधार हुआ तो उसने अपने आसपास का जायजा लिया तो उसने देखा कि उसके सीधी जानिब एक लड़का कमल में लेटा हुआ है जो मंजूर था। तो मंजूर अख्तर को सलाम करता है और अख्तर उसके सलाम का जवाब देता है। आगे लिखते हैं, लड़के का चेहरा और ज्यादा टिमटिमा उठा। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम? नए मरीज ने मुस्कुराकर लड़के की तरफ बिरादराना शफकत से देखा। मेरा नाम अख्तर है। मेरा नाम मंजूर है। ये कहकर इसने एकदम करवट बदली और इस नर्स को पुकारा जो उधर से गुजर रही थी। आपा जान। नर्स रुक गई। मंजूर ने माथे पर हाथ रखकर इसको सलाम किया। नर्स करीब आ गई और इसे प्यार करके चली गई। थोड़ी देर के बाद असिस्टेंट हाउस सर्जन आया। मंजूर ने इसको भी सलाम किया। डॉक्टर जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सलाम का जवाब देकर उसके पास बैठ गया और देर तक इसका हाथ अपने हाथ में लेकर इससे बातें करता रहा जो अस्पताल के बारे में थी। मंजूर को अपने वार्ड के हर मरीज से दिलचस्पी थी। इसको मालूम था किसकी हालत अच्छी है, किसकी हालत खराब है, कौन आया है, कौन गया है। सब नर्सें इसकी बहनें थी और सब डॉक्टर इसके दोस्त। मरीजों में कोई चचा था, कोई मामू और कोई भाई। सब इससे प्यार करते थे। इसकी शक्ल सूरत मामूली थी मगर इसमें गैर मामूली कशिश थी। हर वक्त इसके चेहरे पर टिमटिमाहट खेलती रहती जो इसकी मासूमियत पर हाले का काम देती थी। यहाँ मंटो लिखते हैं कि अख्तर के मंजूर के चेहरे पर हमेशा एक चमक यानी एक टिमटिमाहट हमेशा दिखाई देती थी। वो हर वक्त खुश रहता था। बहुत ज्यादा बातूनी था मगर अख्तर को हालांकि वो दिल का मरीज था और इस मर्ज के बाद बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। इसकी आदत खिलती नहीं थी। यहाँ लिखते हैं कि अख्तर क्योंकि दिल की बीमारी से जूझ रहा था तो उसे हालांकि वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था लेकिन मंजूर की बातें उसे बुरी नहीं लग रही थी। क्योंकि इसका बिस्तर अख्तर के पास था इसलिए वो थोड़े थोड़े वक्फों के बाद इससे गुफ्तगू शुरू कर देता था जो छोटे छोटे मासूम जुल्म पर मुश्तमिल होती थी। भाईजान आपके बहन भाई हैं? मैं अपने माँ बाप का एक लौता लड़का हूँ। आपके दिल में अब दर्द तो नहीं होता? मुझे मालूम नहीं दिल का दर्द कैसा होता है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूध ज्यादा पिया करें। मैं बड़े डॉक्टर जी से कहूंगा वो आपको मक्खन भी दिया करेंगे। बड़ा डॉक्टर भी इसे बहुत प्यार करता था। सुबह जब राउंड पर आता तो कुर्सी मंगाकर इसके पास थोड़ी देर जरूर बैठता और इसके साथ इधर उधर की बातें करता रहता। इसका बाप दर्जी था। दोपहर को 15-20 मिनट के लिए आता। सख्त अफरा तफरी के आलम में इसके लिए फल वगैरह लाता और जल्दी से खिलाकर और उसके सर पर मोहब्बत का हाथ फेरकर चला जाता। शाम को इसकी माँ आती और बुरखा ओढ़े देर तक इसके पास बैठी रहती। अख्तर ने उसी वक्त इससे दिली रिश्ता कायम कर लिया था जब इसने इसको सलाम किया था। इससे बातें करने के बाद ये रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दूसरे दिन रात की खामोशी में जब इसे सोचने का मौका मिला
तो इसने महसूस किया कि इसको जो अफाका हुआ है मंजूर का मौजिजा है, यानी मंजूर की दुआएं हैं। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, वो सिर्फ चंद घड़ियों का मेहमान था। मंजूर ने इसको बताया था कि जब इसे बिस्तर पर लिटाया गया था तो इसकी नब्ज करीब करीब गायब थी। इसने दिल ही दिल में कई मरतबा दुआ मांगी थी कि खुदा इस पर रहम करे। ये इसकी दुआ ही का नतीजा था कि वो मरते मरते बच गया। लेकिन इसको यकीन था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए कि इसका मर्द बहुत मोहलिक था। बहरहाल अब इसके दिल में इतनी ख्वाहिश जरूर पैदा हो गई थी कि वो कुछ दिन जिंदा रहे ताकि मंजूर से इसका रिश्ता फौरन ना टूट जाए। बच्चों, यहाँ मंटो लिखते हैं कि मंजूर ने अख्तर को बताया कि जब उसको अस्पताल में शरीक किया गया था तो उसकी हालत कैसी थी। करीब करीब उसकी नब्ज गायब थी, लेकिन उस वक्त मंजूर ने दिल ही दिल में उसके लिए दुआ मांगी और उसकी दुआओं का ही नतीजा है कि वह जिंदा है। 2-3 रोज गुजर गए। मंजूर हस्बे मामूल सारा दिन चहकता रहता था। कभी नर्सों से बातें करता, कभी डॉक्टरों से और कभी जमेदारों से यानी अस्पताल के मुलाजिमों से। ये भी इसके दोस्त थे। अख्तर को तो ये महसूस होता था कि वार्ड की बदबूदार फिजा का हर जर्रा इसका दोस्त है। वो जिस शय की तरफ देखता है फौरन उसकी दोस्त बन जाती है। यहाँ अख्तर के बारे में कहा जा रहा है कि अख्तर ने गौर किया कि मंजूर को उसने देखा जब भी तो हमेशा उसका चेहरा टिमटिमाता है और वो हमेशा हर किसी से बात करता रहता था और वो हर कोई इसका दोस्त था। आगे लिखते हैं, 2-3 रोज गुजरने के बाद अख्तर को जब मालूम हुआ कि मंजूर का निचला धड़ मफलूज है तो उसे सख्त सदमा पहुंचा। उसे हैरत भी हुई कि इतने बड़े नुकसान के बावजूद वो खुश क्यों रहता है। बातें जब इसके मुंह से बुलबुलों की माने निकलती थी तो उन्हें सुनकर कौन कह सकता था कि इसका निचला धड़ गोश्त पोस्ट का बेजान लोथड़ा है। बच्चों, 2-3 रोज गुजरने के बाद अख्तर को मालूम हुआ कि मंजूर को आखिर बीमारी क्या है। उसको मालूम हुआ कि मंजूर का निचला धड़ मफलूज है, नहीं उसके निचले धड़ पर फालिज का हमला हुआ है। वो ये हैरत में पड़ जाता है अख्तर कि इतने बड़े नुकसान के बावजूद वो खुश कैसे रहता है और कैसे वो सबसे इस तरह मिलजुल कर हंसी खुशी बात करता है। अख्तर ने इसके फालिज के मुतालिक कोई बात ना की, इसलिए कि इसे ऐसी बात के मुतालिक पूछना बहुत बड़ी हिमाकत होती जिससे वो खतान बेखबर मालूम होता था। अख्तर ने सोचा कि वो इस बारे में मंजूर से पूछे कि उसकी हालत कैसी हुई, लेकिन उसने ये सोचा कि अगर मैं पूछूंगा तो उसको तकलीफ होगी और उसको फिर याद आ जाएगा कि वो बीमार है। लेकिन इसे किसी और जरिए से मालूम हो गया कि मंजूर एक दिन जब खेल कूद कर वापस आया तो इसने ठंडे पानी से नहा लिया, जिसके बाद एकदम इसका निचला धड़ मफलूज हो गया। माँ बाप का इकलौता लड़का था, उनको बहुत दुख हुआ। शुरू में हकीमों का इलाज कराया मगर कोई फायदा ना हुआ। फिर टोने टोटकों का सहारा लिया मगर बेसूद। आखिर किसी के कहने पर उन्होंने इसे अस्पताल में दाखिल करा दिया ताकि बाकायदगी से इसका इलाज होता रहे। डॉक्टर मायूस थे, उन्हें मालूम था कि इसके जिस्म का मफलूज हिस्सा कभी दुरुस्त ना होगा, मगर फिर भी इसके वालिदैन का जी रखने के लिए वो इसका इलाज कर रहे थे। उन्हें हैरत थी कि वो इतनी देर जिंदा कैसे रहा है, इसलिए कि इस पर फालिज का हमला बहुत शदीद था जिसने इसके जिस्म का निचला हिस्सा बिल्कुल नाकारा करने के सिवा इसके बदन के बहुत से नाजुक आज़ा झिझोड़ कर रख दिए थे। वो इस पर तरस खाते थे और इसे प्यार करते थे, इसलिए कि इसने सदा खुश रहने का गुर यानी फन अपनी इस शदीद अदालत यानी बीमारी से सीखा था। इसके मासूम दिमाग ने यह तरीका खुद ईजाद किया था कि इसका दुख दब जाए। बच्चों, यहाँ मंटो लिखते हैं कि डॉक्टर खुद मायूस हो गए थे मंजूर की हालत देखकर और उन्हें हैरत भी हो रही थी कि ये इतनी देर तक जिंदा कैसे है, क्योंकि फालिज का हमला बहुत शदीद था और इस हमले ने इसके जिस्म के कई आज़ा को झिझोड़ कर रख दिया था। तो इसीलिए डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन वो सिर्फ उसके माँ बाप का दिल रखने के लिए उसका इलाज कर रहे थे। लेकिन मंजूर ने इस बीमारी को छुपाते हुए सदा खुश रहने का एक फन अपने अंदर पैदा कर लिया था। इधर अख्तर पर एक दौरा और पड़ा। ये पहले दौरे से कहीं ज्यादा तकलीफदा और खतरनाक था, मगर इसने सब्र और तहम्मुल से काम लिया और मंजूर की मिसाल सामने रखकर अपने दुख दर्द से गाफिल रहने की कोशिश की, जिसमें से कामयाबी हासिल हुई। डॉक्टरों को इस मर्तबा तो 100% यकीन था कि दुनिया की कोई ताकत इसे बचा नहीं सकती, मगर मौजिजा रोनुमा हुआ और जब रात की ड्यूटी पर मुतय्यन नर्स ने सुबह सवेरे इसे दूसरी नर्सों के सुपुर्द किया तो उसकी गिरती हुई नब्ज संभल चुकी थी, वो जिंदा था। बच्चों, लिखते हैं कंटो कि अख्तर पर फिर दोबारा दिल का दौरा पड़ा। इस बार उसको शदीद तकलीफ हुई, लेकिन वो इस बार इसने सब्र और तहम्मुल से काम लिया। वो ये सोच रहा था कि मंजूर की तकलीफ के सामने मेरी तकलीफ कुछ नहीं है और उसको यकीन था कि मंजूर ने उसके लिए दुआएं की हैं, लिहाजा उसे कुछ नहीं होगा। और हुआ ऐसे ही, सुबह तक उसकी तबीयत संभल चुकी थी और वो जिंदा था। मौत से कुश्ती लड़ते लड़ते निढाल होकर जब वो सोने लगा तो इसने नींद मंदी हुई आंखों से मंजूर की तरफ देखा जो महवे ख्वाब था। इसका चेहरा दमक रहा था। अख्तर ने अपने कमजोर और नहीफ दिल में इसकी परेशानी को चूमा और सो गया। जब उठा तो मंजूर चहक रहा था। इसके मुताल्लिक एक नर्स से कह रहा था, आपा अख्तर भाईजान को जगाओ, दवा का वक्त हो गया है।
सोने दो, इसे आराम की जरूरत है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, आप उन्हें दवा दीजिए। अच्छा, दे दूंगी। मंजूर ने जब अख्तर की तरफ देखा तो इसकी आंखें खुली हुई थीं। बहुत खुश होकर इसने बावाज़ बुलंद कहा, अस्सलाम वालेकुम। अख्तर ने नकाहत भरे लहजे में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आप बहुत सोए? हाँ शायद, नर्स आपके लिए दवा ला रही है। अख्तर ने महसूस किया कि मंजूर की बातें इसके नाहिफ दिल को तक़वियत पहुंचा रही है। थोड़ी देर के बाद वो खुद भी इसी की तरह चहकने चहकारने लगा। इसने मंजूर से पूछा, इस मर्तबा भी तुमने क्या खुदा से दुआ मांगी थी? मैं रोज रोज दुआएं नहीं मांगा करता, एक दफा मांग ली, बस काफी थी। मुझे मालूम था कि आप ठीक हो जाएंगे। इसके लहजे में यकीन था। अख्तर ने इसे जरा सा छेड़ने के लिए कहा, तुम दूसरों से कहते हो कि ठीक हो जाओगे, खुद क्यों नहीं ठीक होकर घर चले जाते? मंजूर ने थोड़ी देर सोचा, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। बड़े डॉक्टर जी कहते थे कि तुम 1 महीने में चलने फिरने लगोगे। देखिए ना, अब मैं नीचे ऊपर खिसक सकता हूं। इसने कमल में ऊपर नीचे खिसकने की नाकाम कोशिश की। अख्तर ने फौरन कहा, वाह मंजूर मियाँ वाह, 1 महीना क्या है, यूं गुजर जाएगा। मंजूर ने चुटकी बजाई और खुश होकर 1 महीने से ज्यादा अरसा गुजर गया। इस दौरान में अख्तर पर दिल के 3 दौरे पड़े जो शदीद नहीं थे। अब इसकी हालत बहुत बहुत बेहतर थी। नकाहत दूर हो रही थी, आसाब में पहले सा तनाव भी नहीं था, दिल की रफ्तार ठीक थी। डॉक्टरों का ख्याल था कि अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन इनका ताज्जुब बदस्तूर कायम था कि वो बच कैसे गया। बच्चों, यहाँ पर मंटो लिखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अख्तर की तबीयत में सुधार होता गया और डॉक्टरों ने देखा कि उसको दोबारा दिल के दौरे पड़े, लेकिन अब इसकी हालत बेहतर थी, कमजोरी दूर हो रही थी और उसके दिल की रफ्तार भी अब ठीक थी। अख्तर दिल ही दिल में हंसता था। इसे मालूम था कि इसे बचाने वाला कौन है। वो कोई इंजेक्शन नहीं था, कोई दवा नहीं थी, वो मंजूर था, मफलूज मंजूर, जिसका निचला धड़ बिल्कुल नाकारा हो चुका था, जिससे यह खुशफहमी थी कि इसके गोश्त पोस्ट के बेजान लोथड़े में जिंदगी के आसार पैदा हो रहे हैं। अख्तर और मंजूर की दोस्ती बहुत बढ़ गई थी। मंजूर की जात इसकी नजरों में मसीहा का रुतबा रखती थी कि इसने इसको दोबारा जिंदगी अता की थी और इसके दिलो दिमाग से वो तमाम काले बादल हटा दिए थे जिनके साये में वो इतनी देर तक घुटी घुटी जिंदगी बसर कर रहा था। इसकी खनौतियत यानी नाउम्मीदी रजायत यानी पुरुम्मीदी में तब्दील हो गई थी। इसे जिंदा रहने से दिलचस्पी हो गई थी। वो चाहता था कि बिल्कुल ठीक होकर अस्पताल से बाहर निकले और एक नई सेहतमंद जिंदगी बसर करनी शुरू कर दे। इसे बड़ी उलझन होती थी जब वो देखता था कि मंजूर वैसे का वैसा है। इसके जिस्म के मफलूज हिस्से पर रोज मालिश होती थी, बिजली लगाई जाती थी। जो जो वक्त गुजरता था इसकी खुश रहने वाली तबीयत शुगुफ्ता से शुगुफ्ता तर हो रही थी। ये बात अख्तर के लिए हैरत और उलझन का बास थी। बच्चों, यहाँ मंटो लिखते हैं कि अख्तर तो ठीक हो रहा था, लेकिन मंजूर की हालत जैसी की वैसी थी, जिसे अख्तर देखकर थोड़ा परेशान था कि रोज उसको इलाज किया जा रहा था, रोज उस पर मालिश की जा रही थी, बिजली लगाई जा रही थी, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। एक दिन बड़े डॉक्टर ने मंजूर के बाप से कहा कि अब वो इसे घर ले जाए क्योंकि इसका इलाज नहीं हो सकता। मंजूर को सिर्फ इतना पता चला कि अब इसका इलाज अस्पताल के बजाय घर पर होगा और वो जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा, मगर इसे सख्त सदमा पहुंचा। वो घर जाना नहीं चाहता था। अख्तर ने जब इससे पूछा कि वो अस्पताल में क्यों रहना चाहता है तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वहां मैं अकेला रहूंगा, अब्बा दुकान पर जाते हैं, माँ हमसाई के यहाँ जाकर कपड़े सीती है, मैं वहां किससे खेला करूंगा, किससे बातें किया करूंगा। अख्तर ने इससे बड़े प्यार से कहा, तुम अच्छे हो जाओगे मंजूर मियाँ, चंद दिन की बात है, फिर तुम बाहर अपने दोस्तों से खेला करना, स्कूल जाया करना। नहीं नहीं, मंजूर ने कम्बल से अपना सदा टिमटिमाने वाला चेहरा ढांक कर रोना शुरू कर दिया। अख्तर को बहुत दुख हुआ। देर तक वो उसे चमकारता पिचकारता रहा। आखिर इसकी आवाज गले में रिंग गई और इसने करवट बदल ली। शाम को हाउस सर्जन ने अख्तर को बताया कि बड़े डॉक्टर साहब ने इसके रिलीज का ऑर्डर दे दिया है, वो सुबह जा सकता है। मंजूर ने सुना तो बहुत खुश हुआ। इसने इतनी बातें की कि थक गया। हर नर्स को, हर स्टूडेंट को, हर जिम्मेदार को इसने बताया कि भाईजान अख्तर जा रहे हैं। बच्चों, यहाँ मंटो लिखते हैं कि डॉक्टरों ने अख्तर की हालत में सुधार देखा और उन्होंने महसूस किया कि अब अख्तर खतरे से बाहर है, लिहाजा वो अब जा सकता है। जब ये बात मंजूर को पता चली तो बहुत खुश हुआ। उसने वार्ड के तमाम लोगों को ये इत्तला दी कि अब अख्तर भाईजान जाने वाले हैं। रात को भी वो अख्तर से देर तक खुशी से भरपूर नन्ही नन्ही मासूम बातें करता रहा। आखिर सो गया। अख्तर जागता रहा और सोचता रहा कि मंजूर कब तक ठीक होगा। क्या दुनिया में कोई ऐसी दवा मौजूद नहीं जो इस प्यारे बच्चे को तंदुरुस्त कर दे। इसने इसकी सेहत के लिए सिद्ध दिल से दुआएं मांगी, मगर इसे यकीन था कि ये कबूल नहीं होंगी, इसलिए कि इसका दिल मंजूर का सा पाक दिल कैसे हो सकता था। बच्चों, यहाँ अख्तर सोचता है कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन क्या कोई ऐसी दवा नहीं है जो मंजूर को ठीक कर सके। तो वो सोच रहा था कि मैं भी उसके लिए दुआ करूं, लेकिन उसे यकीन था कि
मेरी दुआ कैसे कबूल होगी, क्योंकि मेरा दिल मंजूर की तरह पाक नहीं है। मंजूर और उसकी जुदाई के बारे में सोचते हुए उसे बहुत दुख होता था। इसे यकीन नहीं आता था कि सुबह उसको छोड़कर चला जाएगा और अपनी नई जिंदगी तामीर करने में मसरूफ होकर इसे अपने दिलो दिमाग से महव कर देगा। क्या ही अच्छा होता कि वो मंजूर की अस्सलाम वालेकुम सुनने से पहले ही मर जाता। ये नई जिंदगी जो उसकी अता करदा थी वो किस मुंह से उठाकर अस्पताल से बाहर ले जाएगा। यहाँ उसका सोच रहा था कि मैं तो सुबह चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद क्या मैं मंजूर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकूंगा? मैं कैसे चला जाऊं? ये जिंदगी मंजूर की दी हुई है। क्या ही अच्छा होता कि मैं उससे जुदा होने से पहले ही मर जाता। ये सोचते सोचते अख्तर सो गया। सुबह देर से उठा। नर्सिंग वार्ड में इधर उधर तेजी से चल फिर रही थी। करवट बदलकर इसने मंजूर की चारपाई की तरफ देखा। इस पर इसकी बजाय एक बूढ़ा हड्डियों का ढांचा लेटा हुआ था। एक लहजे के लिए अख्तर पर सन्नाटा सा तारी हो गया। एक नर्स पास से गुजर रही थी। इससे इसने करीब करीब चिल्लाकर पूछा, मंजूर कहाँ है? नर्स रुकी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद इसने बड़े अफसोसनाक लहजे में जवाब दिया, बेचारा सुबह 5:30 बजे मर गया। यह सुनकर अख्तर को इस कदर सदमा पहुंचा कि इसका दिल बैठने लगा। इसने समझा कि यह आखिरी दौरा है, मगर इसका ख्याल गलत साबित हुआ। वो ठीक ठाक था। थोड़ी देर के बाद ही इसे अस्पताल से रुखसत होना पड़ा, क्योंकि इसकी जगह लेने वाला नया मरीज दाखिल कर लिया गया था। बच्चों, ये कहानी यही खत्म होती है। आपने सुना कि अख्तर को दिल की बीमारी से शिफा तो मिल गई थी, लेकिन मंजूर का हाल ये था कि डॉक्टरों ने उसे ये कहा था, उसके माँ बाप को ये कहा था कि उसे अब घर ले जाएं। मंजूर ये सोच रहा था कि घर जाने के बाद उसका इलाज घर पर होगा। हालांकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि उसकी हालत में अब कोई सुधार नहीं होगा और उसको बचाना मुश्किल है। लेकिन उसी वक्त दूसरे दिन जब अख्तर जाने वाला था हॉस्पिटल से, तो उसे मालूम हुआ सुबह कि अब मंजूर इस दुनिया में नहीं है। बच्चों, अब कहानी के बाद आइए हम इस अफसाने का खुलासा पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह अफसाना सादत हसन मंटो का लिखा हुआ है। सादत हसन मंटो ने अपने इस अफसाने में एक 10 साला मासूम लड़के मंजूर का हाल बयान किया है, जो फालिज के हमले का शिकार होता है और दवाखाने में जेर इलाज है। दवाखाने में इसके पड़ोस में एक 20 साल का नौजवान लड़का अख्तर शरीक होता है, जो दिल की बीमारी में मुब्तला होता है। मंजूर अख्तर की हौसला अफजाई करता है और उसके लिए दुआ मांगता है। मंजूर दवाखाने के तमाम लोगों से खुश अखलाकी से पेश आता है और सभी से प्यार करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अख्तर की सेहत में सुधार आता है और वो सेहतमंद हो जाता है। लेकिन जब इसे मंजूर के मर्ज का पता चलता है कि बचपन में मंजूर एक दिन खेलने के बाद ठंडे पानी से नहाने की वजह से इसके निचले धड़ पर फालिज का हमला हुआ, यह सुनकर अख्तर गमजदा हो जाता है। जिस दिन अख्तर दवाखाने से जाने वाला होता है, उसी दिन सुबह मंजूर का इंतकाल हो जाता है। जबकि अख्तर दिल का मरीज होने के बावजूद सेहतमंद हो जाता है, जो मंजूर की दुआओं और हौसला अफजाई का नतीजा होता है। बच्चों, हमने कहानी के दौरान भी पढ़ा था, मैं आपको दोबारा बताऊं कि अख्तर ये सोचता है कि मैं भी मंजूर के लिए दुआ करूं जिस तरह मंजूर ने मेरे लिए दुआ की थी, जिसकी वजह से मैं सेहतमंद हो गया। लेकिन वो ये सोचता है कि मेरा दिल मंजूर की तरह पाक नहीं है। यहाँ हमें एक बात समझ में आती है कि उस नन्हे से मासूम बच्चे के दिल में कोई खराबी नहीं थी, लिहाजा अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल किया और अख्तर सेहतमंद हो गया। आइए अब खुलासे के बाद सवालात की तरफ रुजू हो सकते हैं। आपकी किताब में चंद सवालात दिए गए हैं। पहली बिट है, मंदरजा झैल इबारत की बहवाला मतन तशरीह कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपको 3 इबारतें दी गई हैं। इन 3 इबारतों को आपको हवाला लिखते हुए इनकी तशरीह करनी है। पहली इबारत है,
दिल में टेंशन ना उठती तो वो अपनी तंदुरुस्ती और बीमारी में कोई नुमायां फर्क महसूस ना करता, क्योंकि सेहत इसकी कभी अच्छी नहीं थी। ये इबारत आप शायद जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था अफसाने में कि जब अख्तर के ताल्लुक से इसमें लिखा गया है कि अगर अख्तर को दिल में तकलीफ ना होती तो शायद उसको पता नहीं चलता कि उसको कोरोनरी थ्रोम्बोसिस जो बीमारी है वो उसको लाहक हो गई। तो लिहाजा आपको हवाला लिखना है कि ये इबारत अफसाना मंजूर से ली गई है, इसके मुसन्निफ यानी लिखने वाले सादत हसन मंटो हैं। इसके बाद आपको इसकी तशरीह करनी है। दूसरी इबारत है, तुम दूसरों से कहते हो कि ठीक हो जाओगे, खुद क्यों नहीं ठीक होकर घर जाते। ये भी हमने पढ़ा था कि ये जुमला अख्तर ने कहा था मंजूर से कि तुम दूसरों के लिए दुआ करते हो, तुम खुद ठीक होके घर क्यों नहीं जाते। इस इबारत को भी आपको अब इसका हवाला लिखना है और तशरीह करनी है। तीसरी इबारत है, ये नई जिंदगी जो उसकी अता करदा थी वो किस मुंह से उठाकर अस्पताल से बाहर ले जाएगा। ये जुमला दरअसल अख्तर का है। अख्तर ये सोचता है कि मैं तो अब ठीक हो गया, लेकिन मैं मंजूर को छोड़कर कैसे जाऊंगा। वो मंजूर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता। वही सोचता है कि ये जो मेरी जिंदगी दी हुई है, नई जिंदगी जो मुझे मिली है, वो अख्तर की बदौलत है, अख्तर की दुआओं की बदौलत है। मैं किस मुंह से बाहर जाऊंगा अख्तर को इस हालत में छोड़ के, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि अब मंजूर की हालत वैसी ही है, वो इसकी हालत में अब सुधार नहीं होगा। लिहाजा डॉक्टरों ने मंजूर के माँ बाप को कहा था कि वो उसे अब घर ले जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बिट है, 5 सत्रों में जवाब लिखिए। पहला सवाल है, मंजूर कौन था और उसको कौन सी बीमारी लाहक थी। आपको यहाँ लिखना है कि मंजूर कौन था, उसके अलावा उसको लिखना है कि कोरोनरी थ्रोम्बोसिस उसको एक बीमारी थी, एक दिल का आर्जा है। दूसरा सवाल है, अख्तर पर नोट लिखिए। यहाँ पर आपको अख्तर के बारे में लिखना है कि अख्तर किस तरह का इंसान था, उसकी क्या उम्र थी, उसको कौन सी बीमारी थी। ये तमाम चीजें आपको लिखनी है। मंजूर क्यों दवाखाने से घर वापस नहीं जाना चाहता था। यहाँ आपको फिर इसका जवाब लिखना है 5 सत्रों में कि मंजूर क्यों नहीं जाना चाहता था दवाखाने से। क्योंकि वो घर पर अकेला महसूस करता था, क्योंकि उसके वालिद दर्जी का काम करते थे तो वो दुकान पर रहते थे, और उसकी माँ हमसाई यानी पड़ोसी के यहाँ कपड़े सीने के लिए जाती है। तीसरी बिट है आपके लिए, एक लफ्ज या एक जुमले में आपको जवाब लिखना है। पहला सवाल है, जुमला 5 सवाल आपको दिए गए हैं। मंजूर के माँ और बाप क्या काम करते थे। मंजूर की माँ, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि वो हमसाई के यहाँ पड़ोसी के यहाँ कपड़े सीती थी, और बाप दर्जी का काम किया करता था। दूसरा सवाल है, मंजूर नर्स को क्या कहकर पुकारता था। हमने पढ़ा है भी कि मंजूर नर्स को आपाजान कहकर पुकारता था। वार्ड के दूसरे जो मुलाजिम थे उनसे भी वो दोस्ती करता था। डॉक्टर से भी उसकी दोस्ती थी। सब उसके कोई मरीज, उसका कोई चचा था, कोई मामू था, इस तरह से वो हर किसी को कोई ना कोई रिश्ते से पुकारा करता था। अख्तर को भाईजान के नाम से पुकारता था। तीसरा सवाल है, दवाखाने का माहौल कैसा था। चौथा सवाल है, मंजूर कैसे बीमार हुआ। हमने पढ़ा कि मंजूर ने एक दिन खेलने के बाद घर आकर ठंडे पानी से नहा लिया था, जिसकी वजह से उसके जिस्म का निचला हिस्सा फालिज के हमले से नाकारा हो गया। पांचवा सवाल है, अख्तर को कौन सी बीमारी थी। अख्तर को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस एक बीमारी थी, जबकि मंजूर को फालिज के हमले की वजह से उसका धड़ मफलूज हो गया था। चौथी बिट आपके लिए है, जिसमें आपको 15 सत्रों में जवाब लिखना है, यानी तवील आपको इसमें जवाब लिखने हैं। पहला सवाल है, सादत हसन मंटो के अफसाने मंजूर का खुलासा लिखिए। खुलासा मैंने अभी आपको लिखकर बताया है वहां पर, उसको आप लिखकर याद कर सकते हैं और अपने उस्ताद को सुना सकते हैं। दूसरा सवाल है, सादत हसन मंटो के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। ये हमने वीडियो सबक की शुरुआत में ही पढ़ा था कि मंटो के बारे में कि कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उन्होंने तालीम कहाँ हासिल की, उनके अफसानों के मजमूए कौन से हैं, उनके अफसानों के नाम क्या है। इनमें अहम जो चीजें हैं वो आपको लिखकर याद करनी है। तीसरा जो सवाल है, मंजूर के किरदार का जायजा लीजिए। मंजूर के ताल्लुक से तो आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं कि मंजूर 9-10 साल का लड़का था, बातूनी था, उसको जो बीमारी थी वो भी आप लिख सकते हैं। ये तमाम चीजें आप तवील जवाब में लिख सकते हैं। आखिर में आपके लिए एक तफवीज यानी असाइनमेंट है, उसमें 2 सवाल दिए जा रहे हैं। पहला सवाल, ये अफसाना पढ़कर यानी अफसाना मंजूर पढ़कर अपने तौर पर मुख्तसर कहानी लिखने की कोशिश करें। यानी ये जो अफसाना हमने पढ़ा है उसी तरह का आपको आपके जहन में अगर कोई कहानी है तो आप उसको लिखने की कोशिश करें ताकि आपके अंदर लिखने की सलाहियत पैदा हो। दूसरा सवाल है, अपने करीबी दवाखाने का दौरा कीजिए और वहां के मरीजों की कैफियत बयान कीजिए। दूसरा सवाल में आपको दवाखाने का दौरा करना है, मरीजों की कैफियत बयान करनी है। शुक्रिया।